नमस्कार दोस्तों। तो हम आज लेकर आए हैं संपूर्ण विज्ञान पार्ट 3, जिसमें हम आपको बताएंगे फिजिक्स के टॉपिक। पार्ट 11 से लेकर पार्ट 16 तक का ये वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 केमिस्ट्री को लेकर और पार्ट 2 जूलॉजी को लेकर वीडियो बना दिया है। उसको यूट्यूब चैनल से आप लोग देख सकते हो। ये अंतिम वीडियो है और इसको देखने के लिए एंड तक बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 11 से। और पार्ट 11 है बेटा वो आपका 4 नंबर का। तो यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, जिसमें भी मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मानव नेत्र, इसको तो वही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि मानव नेत्र का संपूर्ण भाग और समंजन क्षमता, मतलब मानव आँख किस प्रकार से देखने का काम करती है और इसकी समंजन क्षमता किस प्रकार से रहती है, और इसका चित्र में ध्यान रखना कि सभी भाग आप दर्शाएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे कि दृष्टिपटल, दरक तंत्रिका, क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका क्या होते हैं, ये सब कुछ तो इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा मानव नेत्र के संपूर्ण भाग में। इसका चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और इसकी पारिभाषिक शब्दावली थोड़ा सा देख के जाना कि भाई सोचमंडल क्या होता है, किसे कहते हैं, कॉर्निया किसे कहते हैं, नेत्रगोलक किसे कहते हैं। तो ये सब मानव नेत्र वैसे तो एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं बेटा? कॉर्निया या सोचमंडल कहते हैं। चित्र में आपको सब कुछ दर्शाया गया है। और कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से आपको आँख को पूरी डिटेल से पढ़ के जाना है। यहाँ से इस पार्ट में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। दूसरा अपना टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट, समंजन क्षमता। तो आँख की जो देखने की क्षमता होती है उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। दूसरी भाषा में इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है और अपने नेत्रों में कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु को अपन आसानी से देख सकते हैं। तो अपनी मानव आँख की जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अगर इससे निकट देखोगे तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। कभी कभी आपको अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूध या तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये मानव नेत्र और समंजन क्षमता का जो पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएं सभी। और इसके बाद है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ से पार्ट 11 से, वह है नेत्र दोष। और नेत्र दोष है बेटा वो आपके 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। साथ में इनका करके जाना है आपको निराकरण या संशोधन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे निकट दृष्टि दोष। इसके जो दोष हैं वो इस प्रकार से याद करने हैं आपको कि पहले तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, फिर याद करना है कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, फिर याद करना है कि निकट दृष्टि दोष को संशोधन के लिए कौन से प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दो जो है आपके दोष हैं, निकट और दूर, इनकी परिभाषा आपस में एक दूसरे से उल्टी है। कि जैसे आप सोच रहे होंगे निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती होगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती होगी, लेकिन उल्टा है दोनों में। और दूसरी में इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ से बता दूँ कि कभी कभार वो पेपर में
इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक ही तरीके से दे देता है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष को अपन निकट दृष्टि दोष से जानते हैं, लेकिन कभी कभी वो बोल देगा मायोपिया किसे कहते हैं। इंग्लिश में भी मायोपिया दे देगा और हिंदी में मायोपिया। और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इनके इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभार आ चुका है। तो अब मैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको परिभाषा बता देता हूँ। तो निकट दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। दूसरी इसके कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये दो इसके कारण निकट दृष्टि दोष के। अब इसके उपयोग के लिए क्या करेंगे? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? अवतल लेंस। या दूसरी भाषा में बात करें हम तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस इसके निवारण के लिए, इसके निराकरण के लिए हम यूज करेंगे ताकि इसका वापस केंद्र कहाँ बने? रेटिना पर। अब बात करते हैं हम दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, या फिर इसको फार साइटनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। अब इस प्रकार के दोष युक्त कोई भी व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को तो वो स्पष्ट देख पाता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। तो दोनों ही दोषों में उल्टा है एक दूसरे का, अपोजिट एकदम। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से लिखना आप लोग। निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसे दोष व्यक्ति का निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका क्या कारण है? पास रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है। और इसके चित्र थोड़ा सा आप देख के जाएं दोनों को ही। अब इसमें कारण मैं बता देता हूँ कि इस दोष के उत्पन्न होने की क्या क्या कारण है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और इसके लिए आपने उसमें अवतल लिया था तो इसमें क्या लेंगे आप? उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस का उपयोग करेंगे। अब करते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष बूढ़े व्यक्तियों में आता है और जिनका क्या कारण है देखते हैं। उसमें वृद्ध व्यक्तियों में मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, समंजन क्षमता। तो उनको ना तो निकट का और ना ही दूर का, दोनों ही प्रकार के उनको दिखाई कम या फिर धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं। इस प्रकार के रोग को प्रेस बायोपिया या फिर जो जरा दृष्टि दोष, या फिर इसको बोल सकते हैं कि बूढ़े बूढ़े में जो बीमारी होती है उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इस लेंस के लिए, इस दोष के लिए बाइफोकल लेंस, डीफोक्सी लेंस मतलब अवतलोत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, तो मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म में से अगर कोई प्रकाश की किरण आप गुजारोगे तो जैसे ही प्रकाश गुजारोगे तो उधर से आपको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और वो स्पेक्ट्रम 7 कलर का होता है जिसका नाम है विबग्योर या फिर बेनियाहा पिनाला, बताया था मैंने आपको। फिर इसी में प्रिज्म द्वारा अपवर्तन में ही आपको वो जो बेनियाहा पिनाला दिखेगा वो इंद्रधनुष की तरह दिखेगा, लेकिन यहाँ पर इंद्रधनुष अलग है और ये स्पेक्ट्रम अलग है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएँ। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन में आप प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण, निर्गत किरण, प्रिज्म कोण, ये सभी प्रकार से आप इसको जो परिभाषिक शब्दावली है उसको अच्छे से तैयार करके जाएं। इनकी परिभाषा, विचलन कोण कोण डी, प्रिज्म कोण कोण ए, ये सब क्या होते हैं इनको देख के जाना है।
अब कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का जब विक्षेपण करोगे आप, विक्षेपण का मतलब है जब भी कोई प्रकाश का किरण प्रिज्म में से होके गुजारोगे तो एक प्रिज्म से होके गुजारने पर आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और उसी को अगर उल्टा कर दें तो फिर आपको वापस श्वेत प्रकाश ही प्राप्त होगा प्रिज्म में से। फिर इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, जो कि आपने सभी ने देखा होगा। बस यहाँ पर इंद्रधनुष की परिभाषा लिखते समय ध्यान से एक बात लिखना कि आप इंद्रधनुष को जब ही देख सकते हो जब आपकी पीठ सूर्य की तरफ हो। किसकी तरफ? सूर्य की तरफ। और ये बरसात के होने के पश्चात आपको दिखाई देगा। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करता है। कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है, जिसके फलस्वरूप इंद्रधनुष बनता है। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप प्रकाश आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जलप्रपात अथवा जल के फुव्वारे से देखोगे तो आप इंद्रधनुष जैसा दृश्य देख पाओगे। तो इस प्रकार से आकाश में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। इम्पोर्टेंट है यहाँ से। दूसरी आगे अगला टॉपिक है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन में जो दो घटनाएं, तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, मतलब सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के बाद 2 मिनट तक आपको लाल रंग या फिर पहले दिखाई दे जाता है कि भाई सूर्य उगने वाला है। अपन को 2 मिनट पहले पता चल जाता है। सूर्य डूब गया, इसका 2 मिनट बाद तक हमें पता चलता रहता है। ये सब घटनाएं किसके कारण से होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। अगला टॉपिक है अपना प्रकाश का परिकिरण। यहाँ ये जो दोनों टॉपिक है वहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्रकाश का जो परिकिरण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आकाश का रंग नीला क्यों होता है। एक है टिंडल प्रभाव और एक है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों होता है। तो ध्यान से देखना कि परिकिरण की घटना है तो टिंडल प्रभाव, आकाश का रंग, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज करने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं। बच्चे क्या करते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन में ही सूर्य का लाल रंग भी दर्शा देते हैं, लेकिन ये गलत है। सूर्य का लाल रंग प्रकाश का परिकिरण की घटना है और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना। ये 4 नंबर का टॉपिक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मानव नेत्र और नेत्र दोष यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और ये वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का परिकिरण में ये घटनाएं इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा इस पार्ट में से। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पार्ट है वापस 7 नंबर का, और पार्ट का नाम है विद्युत। तो सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ आपको यहाँ से कि एक तो क्वेश्चन आएगा गणितीय क्वेश्चन, और जिसके लिए आपको सूत्र याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं होगा तो आप सवाल को नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है शब्दावली, सूत्र और मात्रक। और इसमें शब्दावलियों को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। फिर बोल रहा हूँ मैं, शब्दावलियों से 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिनको कि आप छोड़ के मत आना। सबसे जो पहला है वो है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है कि भाई स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं हम। इसी के बाद में देख लेते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का सूत्र है वो I बराबर Q/T होता है। इसका विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और इसके बाद में विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत विभव के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। विद्युत विभव या विभवांतर के लिए V बराबर W/Q, और इसका मात्रक है वोल्ट मीटर। विभवांतर क्या होता है कि
वास्तव में प्रतिबल की कोई भूमिका नहीं थी। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और इसका मात्रक है बेटा वोल्टमीटर। सूत्र है V बराबर W/Q। यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस है बेटा, ध्यान से देख लेना। मात्रक और साथ में सूत्र। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपकी जो किताब है पेज नंबर 225 उसमें सारणी बनी हुई है 12.1। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। यहाँ से एक क्वेश्चन आने का 100% चांस है, जिसमें कि आपको विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, खुली प्लग अथवा स्विच, तार संधि, बिना संधि के तार, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, ये एमीटर, वोल्टमीटर, इनके सभी के साइन है। तो इसको देख के जाना 100% रूप से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला है विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता के लिए आपको इस प्रकार इस सूत्र को ध्यान में रखना है। R बराबर रो 1/A। रो यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता स्थिरांक है, या फिर यूँ बोलो अनुपातिक, जिसे अनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है बेटा ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। और यहाँ से एक क्वेश्चन छोटा मोटा आने का चांसेस है। इसके बाद नीचे कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ से तो नो टेंशन रहो। तो ये जो मीटर है, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मात्रक सूत्र को इस पे। अगला जो इम्पोर्टेंट है इसको तो लगा ही लेना भाई, हर बार पूछता है तो इस बार क्यों नहीं पूछेगा, ओम का नियम। और ओम का नियम जो पूछेगा उसमें आपको V बराबर IR ध्यान रखना है। ये ओम का नियम है, V बराबर IR। ओम का नियम आपको विद्युत परिपथ को जोड़ना सिखाता है 2 क्रमों में, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो ओम का नियम एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले तो ओम का नियम जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच में विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान ही रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। और इसको एक रिएक्शन के द्वारा समझाया, V बराबर IR के द्वारा। फिर इसमें बताया कि धारा नियंत्रक, प्रतिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक क्या होता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और इसी के आगे धारा नियंत्रक की परिभाषा में बताता हूँ आपको। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। तो ये धारा नियंत्रक हो गया। इसके बाद आते हैं अपन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो ये दोनों टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको चित्र देगा और चित्र में से आपसे पूछेगा कि भाई ये श्रेणी क्रम में तो क्यों है और इसका निकाय का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इस प्रकार से दोनों की मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको श्रेणी क्रम का बताता हूँ कि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन को सूत्र RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कहते हैं। और इसी प्रकार से जिसमें 3 प्रतिरोधकों के एक साथ बिंदु X, Y तथा B के बीच संयोजन होता है। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है, जिसमें कि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
R3 इसका फॉर्मूला होगा। दोनों सूत्र को ध्यान से देख लेना, दोनों सूत्रों से क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस है। इसके बाद में आप जूल का तापन नियम देख के जाओगे यहाँ से, H बराबर I² RT। जूल का तापन नियम 1 या 2 नंबर में पूछेगा आपसे। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो ये 12वें पार्ट से इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को समीकरण H बराबर I² RT से दर्शाया गया है। आपको केवल सूत्र याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी समीकरण को H बराबर I² RT को ही जूल का तापन नियम कहते हैं। इसके अनुसार दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, उस समय अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध में विद्युत धारा परिवाहित होती है। तो इस प्रकार से इस समीकरण को दर्शाया गया है विद्युत धारा के जूल के तापन नियम के द्वारा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग। भाई विद्युत धारा के उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग हो सकते हैं और अपन विद्युत धारा के, तो इसको एक बार देखना चाहिए कि विद्युत कितनी काम आती है अपने। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत शक्ति से, विद्युत शक्ति पावर। तो इसके लिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि 12वें पार्ट से कम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, और यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बैठेंगे। हो सकता है एक एक नंबर के जोड़ जुड़ा के वो यहाँ से मेजर क्वेश्चन भी दे दे बच्चों आपको। तो P बराबर VI इसका सूत्र है विद्युत शक्ति का, और इसका SI मात्रक है वाट। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कभी कभार पूछा गया है कि 1 किलोवाट में कितनी जूल ऊर्जा होती है। तो 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा इसमें होती है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है और इसका फॉर्मूला है P बराबर VI, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसकी जो किलोवाट घंटा है इसको बोलचाल की यूनिट, बोलचाल की भाषा में कभी कभार यूनिट भी बोला गया है। मैं आपको बता दूं विद्युत शक्ति की परिभाषा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं, और इस शक्ति का मात्रक है वाट। तो इस प्रकार से पूरा 12वां पार्ट हुआ। और 12वें पार्ट से फिर बता रहा हूँ मैं आपको, सूत्र, मात्रक और शब्दावली को ध्यान से देख के जाना। एक 2 नंबर की क्वेश्चन पूछेगा, और जो क्वेश्चन आएंगे प्रश्न आपके वो 2 नंबर के यहाँ से आने के फुल चांसेस हैं। तो अच्छे से पढ़ लेना। अभी आपका आज यहाँ 26 तारीख को, ये पेपर 29 तारीख को है, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है 13वां, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपके क्वेश्चन तो आने के चांसेस हैं, लेकिन वो आएंगे शब्दावली के रूप में या फिर परिभाषा के रूप में, या फिर यूँ बोल दो कि थोड़ा सा लेंथी है। तो इसके लिए मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, और टॉपिक में से मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा आज आपको कि बीच चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यहाँ से पढ़ के जाना अच्छे से, क्या होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है। यहाँ से क्वेश्चन आया है कई बार आया है। और विद्युत धारावाही चालक के कारण एक ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये जो 3 हाथ है ना, और अंगूठा है, 2 हाथ और 1 अंगूठा, ये तीनों नियम ध्यान से रखना। और यहाँ पर एक तो विद्युत धारावाही चालक के कारण, और एक परिनालिका में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। दोनों में से क्वेश्चन आएगा। एक तो या तो मोटर आ सकता है, या विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, यहाँ दोनों में से एक 100% से आएगा। और इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, मैंने सब कुछ बता रखा है। इसमें चित्र, कार्यप्रणाली अच्छे से करके जाना। विद्युत जनरेटर की भी चित्र और कार्यप्रणाली को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो
या तो चित्र में से, क्योंकि इसमें चित्र में के भी नंबर रहते हैं, और कार्यप्रणाली को अच्छे से भाई किस प्रकार से घूमती है, और विद्युत जनरेटर किस पे काम करता है, और विद्युत मोटर क्या करती है, तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में ही बताऊंगा। दोनों के चित्र समान है, एक बात ध्यान से रखना, आपके दोनों के चित्र थोड़ा थोड़ा सा समान दिखेंगे आपको। तो विद्युत जनरेटर के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। तो इसके बारे में, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, और ये विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर में चित्र और कार्यप्रणाली आपको अच्छे से देखनी है, और विद्युत मोटर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है कार्यप्रणाली। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। विद्युत मोटर के आधार पर आपके कई प्रकार के यंत्र जो घरों में काम आते हैं वो चलते हैं, जैसे कि विद्युत मिश्रक, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, सभी में पंखा, सभी में विद्युत मोटर आपकी काम करती है। और विद्युत मोटर के इम्पोर्टेंट पार्ट: कुंडली, चुंबक, विभक्त वलय P और Q, ब्रश, धुरी, कुंजी, बैटरी, ये प्रकार के पार्ट है जो कि चित्र में अच्छे से दर्शाना है बेटा आपको विद्युत मोटर के में। और कुंडली में जो लपेटते हैं उसे हम आर्मेचर कहते हैं, उस कुंडली को क्या कहते हैं? आर्मेचर। इसके बाद में छोटा सा टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और ये दोनों ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे की खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की। इस प्रभाव को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब चुंबक से किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। और नेक्स्ट आपका है नियम। इन्हीं के आधार पर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम दिया गया है, जिसमें आपको अंगूठे, तर्जनी और माध्यिका के माध्यम से ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा और चालक की गति किस प्रकार से होगी। तो इस नियम को अच्छे से ध्यान रखना। विद्युत जनरेटर के बारे में मैंने परिभाषा बता दी थी, और विद्युत जनरेटर के जो चित्र के पार्ट है वो है कुंडली, चुंबक, ब्रूस, विभक्त वलय R1 R2, ब्रूस B1 B2 और एक गैल्वेनोमीटर इसमें लगा होता है, जो कि जितना करंट होगा उसको अपने पास सौंपने का काम करता है। आगे हम देखेंगे कि इसमें ज़्यादा है कुछ नहीं। लास्ट आपका टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ, जिसमें आप मेंस बोर्ड, विद्युन्मय तार, उदासीन तार और शॉर्ट सर्किट को इम्पोर्टेंट है यहाँ से। शॉर्ट सर्किट को लघु पतन कहते हैं, जिसको कि ध्यान से देख के जाना। घरेलू विद्युत परिपथ है, घरों में किस प्रकार से लाइट आती है और घरों में किस प्रकार से प्रत्येक उपकरण को लाइट पहुंचती है, ये सब चीज़ें आप घरेलू विद्युत परिपथ वाले टॉपिक में से देख के जाना, छोटा मोटा। लेकिन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं इस टॉपिक से, लघु पतन से। तो लघु पतन क्या है, जब देखना, मैं इसकी परिभाषा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा लाइट। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे हम लघु पतन कहते हैं, जिसके कारण से आपके घर के उपकरण या हो सकता है घर की विद्युत लाइन पूरी खराब भी हो सकती है। और इसके लिए हम लगाते हैं फ्यूज़ घरों में, जो कि अपने शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जिसे को MIC बोलते हैं आजकल। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ अथवा विद्युत सारिदित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। तो इसको देख के जाना एक बार। विद्युन्मय तार, उदासीन तार क्या होते हैं,
तो इनको भी देखो, मैं एक बार परिभाषा के द्वारा आपको बता देता हूँ कि विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे गुजरत होगा। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे हम विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं, और जिस पर काला आवरण होता है उसको हम नॉर्मल तार या फिर ऋणात्मक तार या फिर उदासीन तार कहते हैं। दो ही तार काम आते हैं ज़्यादातर, एक तो काला और एक लाल। तो काले तार को तो हम उदासीन कहते हैं और लाल तार को हम विद्युन्मय तार कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ 13 7 नंबर का है, अच्छे से पढ़ के जाना। अगली बात, पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत 14, 15, 16। ज़्यादा कुछ है नहीं, पर आपको देख के तो जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देख के नहीं जाएंगे तो अपना एक एक अंक से ही गड़ा बढ़ता है। तो पाठ 14 में ज़्यादा है कुछ नहीं। ऊर्जा के स्रोत है पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत, जिसमें से इम्पोर्टेंट आपको बता दूं जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, मतलब किस किस से ऊर्जा प्राप्त आपको होती है। और इसके बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तरंग ऊर्जा किसे कहते हैं, महासागरीय तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तीनों ही ऊर्जा इस समुद्र से मिलती है आपको। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ से आपको ये 4 नंबर का टॉपिक है, पार्ट है, सॉरी, इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो पारिभाषिक शब्द डाले हैं उनको थोड़ा सा देख के जानना। दूसरी बात, यहाँ से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के, और पर्यावरण सरोकार, मतलब ऐसे क्या हम उपाय करें जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और हमें आसानी से संसाधन भी उपलब्ध हो जाए। ये पर्यावरण के टॉपिक है 14, 15 और 16। तो यहाँ से 14वां तो 4 नंबर का है, 15वां 2 नंबर का है और 16वां पार्ट 1 नंबर का है। तो देख सकते हो आप 7 नंबर में 3 पार्ट आ रहे हैं, और उधर 12 और 11, सॉरी 12 और 13, 7 नंबर के तो खुद अकेले के लिए पार्ट है। तो इन पर ज़्यादा मेहनत करने की बजाय वहाँ पे मेहनत करना है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे भी मेहनत करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब से देख लेना एक बार। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसके बाद में जैवमास, जैव मात्रा या फिर बायोमास, ये सब क्या होते हैं, किस प्रकार से हम बायोगैस को प्राप्त करते हैं। वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो छोटा छोटा सा इसमें देख के आपको जाना तो पड़ेगा। इम्पोर्टेंट फिर बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। समुद्र से ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। डायरेक्ट पूछता है ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं। समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं उससे ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम, उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तरंग ऊर्जा, जो महासागर की लहरें आती है उनसे जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम तरंग ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से ये 3-4 टॉपिक हैं, यहाँ से 1 या 2 नंबर का आपसे पूछेगा, और एक क्वेश्चन बनेगा आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से। एक आपसे छोटे में पूछ सकता है पर्यावरण सरोकार किसे कहते हैं, क्या क्या उपाय करोगे आप पर्यावरण के संसाधनों को बचाने के लिए। अगला जो पार्ट है आपका वो है बेटा 2 नंबर का, और उसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण है, तो यहाँ से तो आप यूँ ही समझ गए होंगे कि पार्ट 15 है हमारा पर्यावरण। तो यहाँ से ध्यान से देखना कि जो पर्यावरण का टॉपिक, अब टॉपिक ही पर्यावरण का है, तो पर्यावरण का मतलब क्या है, परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण, इसके बारे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। पहले बता रहा हूँ 100% रूप से, तो इसकी शब्दावली पर ज़्यादा ध्यान देना। उत्पादक, उपभोक्ता किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला जाल क्या होता है, पारितंत्र इकोसिस्टम में खाद्य जाल किस प्रकार से बना, ओजोन परत क्या है, किस प्रकार से मानव संसाधनों का उपयोग करके इसको किस प्रकार से नुकसान कर रहा है, और ये अपने को किस प्रकार से क्षति पहुंचा रही है। तो ओजोन परत एक तो इम्पोर्टेंट ओजोन परत है यहाँ से, और यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है 1 नंबर का, तो 100% यहाँ से आएगा। अब कचरे के निपटान के लिए क्या क्या करें, ये तो आपको सबको पता ही है। और जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, मतलब जिनका अपघटन हो सकता है और जिनका अपघटन नहीं हो सकता, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख के जाना। पार्ट 16 है आपका
प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो इसके लिए मैं बता दूं, ये 5 R याद करके चल जाना। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल। ये आपके प्राकृतिक को बचाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को अच्छा संपोषित प्रबंधन करने के उपाय हमें सिखाते हैं। दूसरा, 1 नंबर में कोलिफॉर्म जीवाणु भी आ सकता है। सुरक्षा क्यों करें? तो ये भाई सुरक्षा क्यों करें? संसाधनों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे कि भाई हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या नहीं देखा था। वन एवं वन्य जीवन, जल संग्रहण, जहाँ पर जल की कमी है उसको किस प्रकार से करें, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट कोयला और पेट्रोलियम। और ये 5 R 1 नंबर में ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपकी पूरी किताब का द एंड हो चुका है बच्चों, और इस प्रकार से द एंड कर दिया मैंने भी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक, और पार्ट 2 में 5 से लेकर 10 तक, और पार्ट 3 में 11 से लेकर 16 तक वीडियो बनाई है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने शेयर किए हैं, रिवीजन के रूप में आपको बताया है। तो आप अच्छे से तैयारी करके पेपर देवें, और आपको आने वाले पेपर विज्ञान के 29 तारीख के पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों, और अपना पूरा प्रयास लगाना, बाकी सब अच्छा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।